हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लीगल सब्जेक्ट। होप सो यू ऑल डूइंग वेल। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे यूएन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन राइट्स किस प्रोविज़न में अवेलेबल है। सबसे पहले वुमेन राइट रिकॉग्नाइज किए गए थे बाय यूएन, तो पहले यूएन को ही डिस्कस करते हैं कैसे ये वुमेन राइट्स के साथ डील करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब 1946 में यूएन फॉर्म की गई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, तो ह्यूमन टर्म में सब इंक्लूड थे, मैन, वुमेन, चाइल्ड, गर्ल्स, बॉयज़। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे यूएन ने वुमेन के लिए राइट्स फ्रेम किए थे। कुछ इंस्टेंसेस के थ्रू यूएन ने वुमेन राइट को प्रोटेक्ट किया। सबसे पहले 1946 में एक कमीशन बनाई गई जो वुमेन के स्टेटस से डील करती थी, वुमेन के इश्यूज़ के साथ। फिर यूडीएचआर ने एक इनएडमिसिबिलिटी का प्रिंसिपल फ्रेम किया वुमेन के अगेंस्ट, जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको हटाया जाए, और प्रोक्लेम किया कि सब ह्यूमन बींग जन्म से ही फ्री एंड इक्वल होते हैं डिग्निटी में, और जो अदर राइट्स है उनके लिए भी हर कोई पर्सन एंटाइटल है, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो या फिर कोई चाइल्ड हो। इसके बाद यूएन जनरल असेंबली ने 7 नवंबर 1967 को एक डिक्लेरेशन कन्वेंशन अडॉप्ट किया जिसका नाम था एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। फिर इस डिक्लेरेशन में कुछ इम्प्लीमेंट होता है और उस कन्वेंशन को फिर से जनरल असेंबली अडॉप्ट करती है 18 दिसंबर 1979 में, और कन्वेंशन का नेम चेंज हो जाता है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मतलब CEDAW भी हम इसको बोल सकते हैं। फिर यूएन एक कमीशन इस्टेब्लिश करता है वुमेन के स्टेटस पर, जो ये कन्वेंशन थी CEDAW, इसके प्रोविज़न को इंश्योर करते हुए। उसके बाद एक बिल आता है इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट फॉर वुमेन, जो सितंबर 1981 में आता है बाय जनरल असेंबली, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव राइट का सेट ले डाउन होता है और जिसमें एक टर्म होती है ऑल द पर्सन, मीन्स ऑल पर्सन इंक्लूड होते हैं, वुमेन, मैन, चाइल्ड और भी जो पर्सन होता है वो सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, और ये सब पर्सन एंटाइटल है राइट्स के लिए। तो ये इंटरनेशनल बिल कॉम्प्रिहेंसिव राइट का सेट जो बनाया गया था, जिसमें इंक्लूड भी हुआ था ऑल द पर्सन टर्म, जिसमें वुमेन भी इंक्लूड थी, वुमेन भी एंटाइटल थी उन राइट्स के लिए। साथ ही एडिशनली देखा गया था कि हर वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए नेसेसरी नहीं है, क्योंकि ह्यूमैनिटी सफिशेंट नहीं थी वुमेन को गारंटी देने के लिए, उन्हें उनके प्रोटेक्शन के लिए ये राइट्स इनफ नहीं थे। इसलिए जो कन्वेंशन आई थी एलिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, इस कन्वेंशन का आर्टिकल 1 डिफाइन करता है इस टर्म को, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, मतलब कोई भी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन या रिस्ट्रिक्शन अगर बनाई जाती है सेक्स के बेसिस पर, तो वो नलीफाई और इम्पेयर होंगे राइट्स ऑफ वुमेन के पर्पज से। इस कन्वेंशन का पार्ट 3 ले डाउन करता है कुछ नंबर ऑफ फील्ड्स जहां स्टेट पार्टीज को रिक्वायर है कुछ स्टेप लेने की वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एलिमिनेट करने की। कुछ नंबर ऑफ फील्ड्स हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, जो आर्टिकल 10 कन्वेंशन का प्रोवाइड करता है कि वुमेन को सेम कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी करियर के लिए, और वोकेशनली गाइडेंस भी दी जाएगी जैसे मैन को दी जाती है। स्टडी करने को भी सेम एक्सेस दिया जाएगा। डिप्लोमास अचीव करने के लिए जो एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट होंगे सभी कैटेगरीज़ के, चाहे वो रूरल में हो या अर्बन एरियाज़ में हो, वो सब इक्वली प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद आता है सेकंड, एम्प्लॉयमेंट, मतलब आर्टिकल 11 जो कन्वेंशन का प्रोवाइड करता है कि स्टेट पार्टी एप्रोप्रिएट मेजर्स लेगी जिससे वुमेन को भी एम्प्लॉयमेंट मिले और डिस्क्रिमिनेशन है वो भी रिमूव किया जाए। स्टेट इंश्योर करेगी सेम राइट्स वुमेन को, जैसे कि राइट टू वर्क, राइट टू सेम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, राइट टू फ्री चॉइस ऑफ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट टू इक्वल रेम्युनेशन, और जो भी बेनिफिट एंड वर्क इक्वालिटी में चेंज होता है वो सभी इंक्लूड होगा इसमें। एंड राइट टू सोशल सिक्योरिटी भी इंक्लूड, मतलब रिटायरमेंट, सिकनेस, ओल्ड एज के दौरान पेड लीव दी जाएगी वुमेन्स को। थर्ड आता है हेल्थ केयर, जो आर्टिकल 12 कन्वेंशन का प्रोवाइड करता है कि स्टेट पार्टी स्टेप लेगी हेल्थ केयर में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। फिर फोर्थ आता है इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ, जो आर्टिकल 30 कन्वेंशन का प्रोवाइड करता है कि डिस्क्रिमिनेशन है वुमेन के अगेंस्ट एलिमिनेट किया जाएगा अदर एरियाज़ में। इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ को लेके, जैसे कि राइट टू फैमिली बेनिफिट्स, राइट टू बैंक लोन एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, राइट टू पार्टिसिपेट इन एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, कल्चर एट्सेट्रा, ये प्रोवाइड करता है आर्टिकल 13। फिफ्थ वन इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कन्वेंशन
के आर्टिकल 15 में गिवन है और जो प्रोवाइड करता है कि स्टेट पार्टीज वुमेन को इक्वालिटी देंगी बिफोर लॉ। वुमेन के पास इक्वल राइट है, राइट टू कॉन्क्लूड कॉन्ट्रैक्ट, टू पोजेस द प्रॉपर्टी, और जो भी कोर्ट और ट्रिब्यूनल के प्रोसेस है उन सब स्टेजेस के लिए इक्वल राइट है वुमेन के पास। 6th वन इज मैरिज एंड फैमिली रिलेशन, जो आर्टिकल 16 बात करता है कि स्टेट पार्टीज कुछ मेजर स्टेप लेगी जो मैटर मैरिज से रिलेट है, जैसे कि फर्स्ट सेम राइट एंटर इनटू मैरिज, सेम राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेरेंट्स की होती है चिल्ड्रन से रिलेटेड। थर्ड वन सेम राइट है कि वो फ्रीली डिसाइड कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी को चिल्ड्रंस की। फोर्थ वन सेम राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्जियनशिप, ट्रस्टीशिप, लॉर्डशिप और चाइल्ड के अडोप्शन से रिलेटेड। एंड लास्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसीजर, जो बात करता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 डील करता है इम्प्लीमेंटेशन और प्रोसीजर के साथ। अब ये तो हमने देखा कि यूएन में कैसे वुमेन के राइट्स प्रोटेक्टेड है और कैसे उन्होंने प्रोविज़न प्रोवाइड किया वुमेन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया में क्या स्टेटस है वुमेन राइट्स का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से प्रोविज़न डील करता है वुमेन राइट्स के लिए। इंडिया में इक्वल स्टेटस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न के थ्रू। उन प्रोविज़न को डिस्कस करने से पहले हिस्ट्री बैकग्राउंड देख लेते हैं। इंडिया में वुमेन की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी। समृद्धि के अकॉर्डिंग भी वुमेन के पास ज़्यादा राइट्स नहीं थे एज कम्पेयर मैन, और वुमेन मैन के कंपेयर फिजिकली वीकर होती थी, उनको इसलिए भी एक्सप्लॉइट किया जाता था। इस चीज़ के चलते वुमेन को बहुत बैडली ट्रीट किया जाता था, जिसकी वजह से उनका सोशल स्टेटस भी बहुत बुरा बन चुका था। वुमेन नेचुरली एक वीकर सेक्स है, ये एक्नॉलेज किया गया था बाय यूएस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मुल्लर वर्सेस उर्गेन केस में। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फिजिकल स्टेटस और मटेरियल फंक्शन के परफॉर्मेंस की वजह से वुमेन सोसाइटी के लिए डिसएडवांटेज है, तो इस चीज़ को सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ फेवरेबल लॉज लेके आने चाहिए वुमेन्स के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने इस फैक्ट को समझा और सेवरल प्रोविज़न प्रोवाइड किए वुमेन के स्टेटस के लिए। तो फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वुमेन से रिलेटेड कुछ मेंशन किए जो कि स्पेशल प्रोविज़न वुमेन की ट्रीटमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए है। सबसे पहले देखते हैं प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि वी ऑल नो दैट प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन की है, तो प्रियम्बल कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता वुमेन एंड मैन के बीच में, बल्कि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। और प्रियम्बल बहुत सारे ऑब्जेक्टिव कंटेन करता है, जिसमें इंक्लूड है कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन। तो इससे क्लियर होता है कि प्रियम्बल जो है वुमेन और मैन दोनों को ही राइट्स इक्वली प्रोवाइड करता है। लेकिन प्रोविज़न जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है फंडामेंटल राइट, जो वुमेन राइट्स के साथ डील करता है। फर्स्ट आर्टिकल 14 इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, जो आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है मीन्स राइट टू इक्वालिटी टू ऑल सिटीजन। ये एक की प्रिंसिपल है स्टेट के सोशल वेलफेयर के लिए, जो कि सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इसमें एक केस देखते हैं जोगिंदर सिंह वर्सेस केहर सिंह। कोर्ट ने हेल्ड किया था कि आर्टिकल 14 में रिकॉग्नाइज किया गया था वुमेन को एज ए क्लास। तो कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वुमेन एज ए क्लास डिफरेंट थी मैन एज ए क्लास से, और इसके लिए लेजिस्लेशन ने डिसेबिलिटी जो वुमेन से अटैच थी उसको रिमूव किया बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो पास किया गया था। सेकेंड आर्टिकल 15 क्लोज 1 ऑल्सो डील विथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ वुमेन। आर्टिकल 15 क्लोज 1 प्रोहिबिट करता है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। और आर्टिकल 15 क्लोज 3 भी वुमेन के राइट से डील करता है, जो अलाउ करते हैं स्टेट को कि स्पेशल लॉज बनाए जाए फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो आर्टिकल 15 को अगर देखा जाए तो ये एक्नॉलेज करता है कि वुमेन को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। इसमें भी एक केस देखते हैं यूसुफ अब्दुल अजीज़ वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी वैलिड है, ये सिर्फ मैन के लिए पनिशेबल है, वुमेन के लिए नहीं है, भले ही उसने अबेट किया हो क्राइम।
आर्टिकल 15 के बाद आर्टिकल 16 आता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ वुमेन के साथ। ये आर्टिकल इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट सर्विस में वुमेन को इक्वल एम्प्लॉयमेंट दिया जाना चाहिए और प्रोहिबिट करता है कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो सेक्स या अदर ग्राउंड्स पर। इसमें भी एक केस है विजय लक्ष्मी वर्सेस पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि वुमेन कॉलेज में पोस्ट के लिए अपॉइंटमेंट होती है जो रिजर्वेशन बेसिस पर होती है ओनली, तो वो वुमेन के लिए है। वो चीज़ इम्प्रॉपर नहीं है क्योंकि आर्टिकल 15 क्लोज 3 रिस्ट्रिक्टेड नहीं है बाय आर्टिकल 16। आर्टिकल 21 ऑल्सो डील विद ह्यूमन राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी पर्सन उसकी लाइफ डिप्राइव नहीं करेगा, ना ही पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। इसमें 2 केसेस की हम बात करेंगे। फर्स्ट, बुद्धिस्ट गौतम वर्सेस सुब्रा चक्रवर्ती। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अवॉर्ड किया था इंटरिम कंपनसेशन रेप विक्टिम से। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट केस विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में स्पेसिफिक लॉ सही से नहीं थे, इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सर्टेन गाइडलाइंस इशू की थी वुमेन के सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए वर्क प्लेस पर। इसके लिए आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी प्रोवाइड करता है। राइट टू लाइफ का मतलब ये नहीं है कि एनिमल का एग्जिस्टेंस जैसे है, बल्कि इसका मतलब उससे ज़्यादा बेटर लाइफ, जैसे कि राइट टू लाइफ विद ह्यूमन डिग्निटी। तो इस केस में कोर्ट ने ये सब चीज़ हेल्ड की थी। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आर्टिकल 23 डील करता है। मतलब ये प्रोहिबिट करता है ट्रैफिकिंग को और फोर्स लेबर को। सो ये आर्टिकल वुमेन की कंडीशन इम्प्रूव करता है फोर्स प्रोस्टिट्यूशन के ट्रम्प से। इसमें केस आता है नीरज चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इस केस में जस्टिस भगवती ने डिक्लेयर किया कि वुमेन के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते जहाँ पर वर्क की कंडीशन अनहाइजेनिक हो या फिर नॉमिनल वेजेस के लिए, तो इस वजह से बॉन्डेड लेबर वॉयलेट करता है आर्टिकल 21 एंड 23 को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी कुछ वुमेन्स के लिए राइट्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं डीपीएसपी कैसे रिलेट करता है वुमेन राइट्स के साथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डीपीएसपी है वो एक रिफ्लेक्शन है गवर्नेंस का कि इंडिया एक वेलफेयर डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये पॉलिसी कंफर्म करती है इक्वल राइट्स टू वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एडुकेट मीन्स ऑफ डिसेंट एंड डिग्निफाइड लिवलीहुड मैन और वुमेन डिनोट के लिए। ये राइट्स गारंटीड है डीपीएसपी के अंडर। पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन करता है कुछ आर्टिकल्स जो डील करते हैं वुमेन की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए। कौन से वो आर्टिकल है जो डील करते हैं? आर्टिकल 38, 39 क्लोज ए, क्लोज डी एंड ई, एंड आर्टिकल 42, 44 एंड 45। अब इसमें एक केस आया था रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करती है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है और ये कैपेबल एनफोर्स हो रहा है। लास्ट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ह्यूमन राइट के साथ कैसे डील करती है। पार्ट 4 ए ओनली कंसिस्ट करता है आर्टिकल 51 ए को, जो ऐड हुआ था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसमें आर्टिकल 51 ए क्लोज ई प्रोवाइड करते हैं ड्यूटी स्टेट की कि हार्मोनी एंड स्पिरिट प्रमोट करे अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया और वुमेन की डिग्निटी को डेरोगेट करे। सो ये सब वो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के जो वुमेन राइट्स के साथ डील करते हैं। होप सो ये वीडियो आपको समझ आया होगा। थैंक यू।